नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11th के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2, जिस चैप्टर का नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं कि सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव के सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए गए थे। आपको बताइए वर्गीकरण के ये प्रयास वैज्ञानिकों ने मापदंडों की जगह सहज बुद्धि पर आधारित हमारे भोजन, वस्त्र एवं आवास जैसी सामान्य उपयोगिता के वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकताओं पर आधारित थे। आपको बता दें कि इन प्रयासों में जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मापदंडों का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था। आपको बता दें कि इन प्रयासों में जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मापदंडों का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था। उन्होंने पादपों को सरल आकारिकी लक्षणों के आधार पर वृक्ष, जो अरस्तु थे उन्होंने प्रयास किया कि जीवों के वर्गीकरण वैज्ञानिक मापदंडों का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था। उन्होंने पादपों को सरल आकार के उनके आकार के आधार पर लक्षण का वृक्ष, झाड़ी और शाख में वर्गीकृत किए थे। अब जबकि उन्होंने प्राणियों को वर्गीकरण की लाल रक्त में उपस्थित तथा अनुपस्थिति के आधार पर किया था। लिनियस ने काल में सभी पादपों और प्राणियों को वर्गीकरण के लिए एक द्विज जगत पद्धति को प्रस्तुत किया था। जो लिनियस के काल में सभी पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए एक द्विज जगत पद्धति विकसित की गई थी, जिसमें उन्होंने क्रमशः प्लांटी एनिमिलिया जगत में वर्गीकृत किया था। जैसे बताया था, लिनियस ने सभी पादपों और प्राणियों को वर्गीकरण के लिए एक द्विज जगत पद्धति विकसित की गई थी, जिसमें उन्होंने क्रमशः प्लांटी और एनिमेलिया जगत यानी जंतु पादप और प्राणी जगत में वर्गीकृत किया था। आपको बता दें जगत की वर्गीकरण किया गया था। इस पद्धति के अनुसार यूकेरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक, तो जिसमें यूकेरियोटिक मतलब ससीम केंद्रिकी और प्रोकैरियोटिक मतलब असीम केंद्रिकी होता है। आपको बता दें एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय तथा प्रकाश संश्लेषी या अप्रकाश संश्लेषी के बीच विभेद स्थापित करना संभव नहीं था। आपको बता दें जो लिनियस ने द्विजगत पद्धति प्रणाली दिए थे, उन्होंने उसमें प्लांटी पादप जगत और एनिमलिया जगत में वर्गीकृत किया था। इस पद्धति के अनुसार यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक एवं एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय तथा प्रकाश संश्लेषी और अप्रकाश संश्लेषी के बीच प्रकाश संश्लेषी हरित शैवाल और अप्रकाश कवक के बीच में विभेदन था स्थापित नहीं करना संभव नहीं था। आपको बता दें उसमें विभेद नहीं हो पाया था। आपको बता दें पादपों और प्राणियों पर आधारित यह वर्गीकरण आसान एवं सरलता से समझे जाने के बावजूद बहुत से जीवधारियों को इनमें से किसी भी वर्ग में रखना संभव नहीं था। इसी कारण अत्यंत लंबे समय से चली आ रही वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति अपर्याप्त सिद्ध हुई। क्या हुआ? बहुत ही लंबे समय से चली इस पद्धति को अपर्याप्त सिद्ध हो गई। इसके अतिरिक्त वर्गीकरण के आकारिकी के साथ साथ कोशिका संरचना आकारिकी के साथ साथ कोशिका संरचना, कोशिका भित्ति के लक्षण और पोषण विधि, आवास, रिप्रोडक्शन विधि एवं विकासीय डेवलपमेंट के विकासीय संबंधों को समित करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। अंत समय के साथ साथ सजीवों के वर्गीकरण की पद्धति अपने अनेक परिवर्तन आए। पद्धति में अनेक परिवर्तन आए। पादप एवं प्राणी जगत के वर्गीकरण को इन कठिन पद्धतियों से जिनमें सम्मिलित के समूह जीवधारियों में होने वाले परिवर्तन शामिल है, आपको बता दें सदा ही समाविष्ट रहे। इसके अतिरिक्त जीवधारियों के विभिन्न जगत की संख्या एवं उनके लक्षणों की विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग व्याख्या की गई थी। आपको बता दें कि सन 1969 में R.H. व्हिटेकर द्वारा 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई। आपको बता दें R.H. व्हिटेकर द्वारा 1969 में
द्वारा एक 5 जगत की 5 किंगडम प्रणाली की पद्धति प्रस्तावित हुई। इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगतों के नाम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। क्या थी? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया और प्लांटी। ठीक है, जो आर.एच. विकेटर ने 1969 में 5 जगती प्रणाली का नाम दिया था, जो था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया था। आपको बता दें कोशिका संरचना, कोशिका शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन और जातिवृत्तीय संबंध उनके वर्गीकरण के पद्धति के प्रमुख मापदंड थे। आपको बता दें कि इन सभी जगतों के विभिन्न लक्षणों का एक तुलनात्मक विवरण दिया गया था। अब हम 5 जगत वर्गीकरण से जुड़े मुद्दों एवं धारणाओं पर विचार करेंगे, जिससे वर्गीकरण की यह पद्धति प्रभावित हुई है। आपको बता दें इससे पहले कि वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत बैक्टीरिया, नीले हरित शैवाल, मांस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को पादपों के साथ रखा गया था। इस जगत के समस्त जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति उपस्थित रहना एक समानता थी, जबकि उनके अन्य लक्षण एक दूसरे से एकदम अलग थे। आपको बता दें कि इस जगत के समस्त जीवों की कोशिका भित्ति का उपस्थित रहना एक समानता थी। सभी जीवों में कोशिका भित्ति का रहना क्या था? समानता थी, जबकि अन्य लक्षण एक दूसरे से एकदम अलग अलग थे। कोशिका भित्ति समान पर अन्य लक्षण क्या थे? अलग अलग थे। ठीक, अन्य लक्षण, कोशिका भित्ति सब समान था और अन्य लक्षण जो थे इस वर्गीकरण के तो क्या थे? इस लक्षण एक दूसरे से अलग अलग थे। आपको पता है जीवन की 3 अनुच्छेद पद्धतियां भी प्रस्तावित की गई थी, जिसमें मोनेरा जगत को 2 अनुक्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया था। जो मोनेरा जगत है उसको 2 अनुक्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया था। सारे यूकेरियोटिक जगत को तीसरे अनुक्षेत्र में रखा गया। आपको बता दें कि एक षष्ठ जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई थी। एक षष्ठ जगत वर्गीकरण की पद्धति पर इस पद्धति के विषय में विस्तार से उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। आपको बता दें कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा नीले शैवाल साइनोबैक्टीरिया को अन्य यूकेरियोटिक जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया। आपको पता है साइनोबैक्टीरिया को अन्य यूकेरियोटिक जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया था। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, नीले हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया एवं अन्य यूकेरियोटिक जीवों के साथ वर्गीकृत कर दिया गया। इस पद्धति के अनुसार एक कोशिकीय जीवों को बहुकोशिकीय जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया था। जैसे आपको क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगैरा शैवाल है। इससे वर्गीकरण में कवक जैसे परपोषी एवं हरित